हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 11th का अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने रेंज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, डोमेन रेंज। उसी रेंज वाले टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस करा के अभी आगे हम हमारा लास्ट टॉपिक जो देखने वाले। तो देख लीजिए यहाँ पे और कुछ अच्छे प्रकार के क्वेश्चंस मैंने लिया है रेंज के ऊपर बेस करके। देखते हैं उन प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। एफ एक्स का वैल्यू जो है वो है आपका 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सही है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार के फंक्शन लीनियर बाई लीनियर, बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन फिर ये वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे इस फॉर्मेट में है। मैं आपको अभी इस कंसेप्ट को सिखाने वाला हूं, लीनियर बाई लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, रैशनल फंक्शन की बात कर रहा हूं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, समझ में आ रहा है ना। फिर क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, समझ में आ रहा है क्या। फिर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे दो केस आएगा, विद नो कॉमन फैक्टर वाला एक केस आएगा जो कि लीनियर बाई लीनियर ही बन जाएगा क्योंकि एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। विद नो कॉमन फैक्टर और विद कॉमन फैक्टर, दो केस आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये बेसिकली वो केसेस होते हैं जिनके रेंज जो है वो हम एक ही तरीके से निकालते हैं। वो क्या है? y मानने वाला केस, y मान करके आप सॉल्व करोगे प्रॉपर्ली। ठीक है, अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप रेंज में नहीं पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, या फिर आपको भी नहीं पूछा जाएगा कि मान लो x टू दी पावर 1 करोड़ बाई x टू दी पावर 2 करोड़, है ना। 1 करोड़ का एक पॉलिनोमियल लगा दिया ऊपर और नीचे 2 करोड़ का एक और पॉलिनोमियल लगा दिया, तो वो तो वास्तव में पॉसिबल नहीं होगा दोस्त, आप समझ सकते होंगे। ठीक है, बट वही जो जे के फील्ड में रेलेवेंट है, आप जानते हो कि पॉलिनोमियल्स में हम क्वाड्रेटिक तक ही बात करते हैं, उससे ज्यादा जो भी बात करते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक नॉलेज हम बातचीत कर सकते हैं, उसका तभी बात कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 डिग्री 5 डिग्री पॉलिनोमियल तक। बट इस प्रकार से यहाँ पे क्यूबिक बाई क्यूबिक भी अगर दिया जाए तब भी मैं उसका रेंज नहीं निकाल पाऊंगा। 4 डिग्री पॉलिनोमियल बाई 4 डिग्री पॉलिनोमियल अगर दिया जाए तब भी नहीं निकाल पाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम हो जाएगा बेसिकली, समझ में आ रहा है, क्योंकि क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक सॉल्व करना नहीं आता है आपको, उनके थ्योरीज आपको नहीं पता, आपकी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस टॉपिक तक रेंज को सीमित करके रखते हैं, समझ में आ रहा है ना। बेसिकली थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज मैं यूज करूंगा यहाँ पे कंसेप्ट, बट वो जो भी चीज यूज करेंगे बहुत ही छोटा चीज है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, और बाकी ऑफिशियली तो अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक बड़ा क्लासिकल टॉपिक है, ठीक है ना। इस प्रकार के फंक्शंस के रेंज निकालने के लिए ये पैटर्न याद रखिएगा, ये सारे लीनियर बाई लीनियर, ये आपका हो गया लीनियर बाई लीनियर का क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया लीनियर बाई लीनियर का क्वेश्चन। ये हो गया क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक विद कॉमन फैक्टर वाला। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर वाला कंसेप्ट। ठीक है, फिर ये हो गया देखो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, फिर आपको इसी को रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक बाई लीनियर आ जाएगा। वैसे ये सारे पैटर्न आप y मान करके सॉल्व करोगे और उसका रेंज का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले f(x) क्या है आपका, y ही है ना, y मान लो इसको। तो 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सबसे पहले एक चीज मेरे को बताओ कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा फंक्शन का, समझ में आ रहा है ना। डोमेन हो जाएगा रियल माइनस 1, डोमेन हो जाएगा रियल माइनस 1, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। डोमेन हो जाएगा रियल नंबर का सेट से अगर मैं 1 को हटा दूंगा तो वो हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्लियर है क्या मेरी बात, समझ में आ रहा है क्या। चलो, रियल नंबर सेट से अगर उस चीज को मैं हटा दूंगा तो वो हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। सही बात है मेरी बात, क्लियर है ना भाई। चलो, तो अभी अगर मैं बात करता हूं तो इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकालूंगा। तो आप जानते हो कि हम सबसे पहले y मान के करते क्या है कि x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते, वही तो होता है ना हमारा एम। ठीक है, तो x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कीजिए जरा, तो ये yx माइनस y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली अगर मैं x का बात करूं तो वो हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, पक्का। अभी आपको क्लियरली यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि सर देखो x का वैल्यू तो 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, x का वैल्यू अगर 1 होता है तो y कैंसिल होकर के 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए तो x डोमेन से हट गया ना, x का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। वो आपको यहाँ इस एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है, इस इक्वेशन से भी दिख रहा है। अभी आप क्लियरली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बोलो कि फॉर x को डिफाइन होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, y माइनस 2 शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि इस x को डिफाइंड होने के लिए इस एक्सप्रेशन को डिफाइंड होना पड़ेगा। x तो डिफाइंड है, x का आंसर तो रियल नंबर है, सारे रियल नंबर नहीं है बट कुछ रियल नंबर तो है ना 1 को छोड़ के। तो इस x को रियल होने के लिए इसको तो अनडिफाइंड होने से काम नहीं चलेगा ना, ये डिफाइंड होना पड़ेगा। और ये डिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा।
दैट इज y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा नॉट इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है, मतलब y का बाकी सारे वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y का वैल्यू जो है वही तो हो गया ना fx का वैल्यू, दैट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ fx हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ fx इज रियल नंबर सेट माइनस 2। क्लियर है, रेंज ऑफ fx इज योर रियल नंबर सेट माइनस 2 वाला हो गया। क्लियर है, तो यहां तक तो आपका काम हो गया। क्लियर है ना, अभी आगे देखते चलो, है ना, इसका आंसर भी मैच हो गया, रेंज रियल नंबर माइनस 2। अभी हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ध्यान से समझिएगा। अभी क्वाड्रेटिक, अभी लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, जहां भी एक क्वाड्रेटिक आ गया उस जगह पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज जरूरत होगा, है ना, उसका मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया लीनियर बाय लीनियर, जिसका डोमेन और रेंज निकालना आप सीख गए। एक्स को एक्सप्रेस कर दोगे, फिर ये फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसको डिफाइन होना पड़ेगा, फिर ये जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है उसको हटा दोगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि हाउ टू डिटरमाइन क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कंसेप्ट। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो जरा प्रॉपर्ली। चलो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाला फंडा सीख जाते हैं, प्रॉपर्ली देखो, है ना। ये सब इरेज कर रहा हूं, ये सब मतलब ये जो मैं अलग अलग क्वेश्चन कर रहा हूं ना, ये आप हेडिंग लगा देना, ये लीनियर बाय लीनियर का फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, ये मतलब वो पैटर्न, ये सब मतलब हेडिंग लगा देना, समझ में आ रहा है ना, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा मतलब आपको चीजें जो है वो दिमाग में क्लिक होगा, साथों साथ जब भी रिवीजन करेंगे वो क्लिक होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जरा ध्यान से देखते हैं। fx इज योर x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है भाई। चलो, तो इस फंक्शन का अगर मैं रेंज निकालने गया, है ना, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं देखूंगा क्या कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। अगर है तब तो ये लीनियर बाय लीनियर बन जाएगा ना। देखो कॉमन फैक्टर, इसको फैक्टराइज करो तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 हो रहा है, ठीक बात है। और इधर अगर मैं देखता हूं तो प्लस 3x माइनस एक्स, तो ये x माइनस 1 और इधर हो जाएगा x प्लस 3। समझ में आ रहा है क्या, तो ये x माइनस 1 वाला फंडा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा क्या, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, जहां पे x का दो वैल्यू नहीं हो सकता, एक 1 और दूसरा माइनस 3। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 और माइनस 3 फंक्शन का डोमेन में ही नहीं है। आप देख सकते हो ना, 1 और माइनस 3 दोनों फंक्शन का डोमेन में ही नहीं है, तो इन दोनों वैल्यू को हटाना पड़ेगा और इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो भी हटेगा आंसर से। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x का वैल्यू निकालिए। तो ये xy हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 4 हो जाएगा, सही है। तो ये x इंटू 1 माइनस y इज इक्वल टू 3y प्लस 4, क्लियर है भाई। तो ये x इज इक्वल टू क्या होगा, 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y। दिस इज योर एक्सप्रेशन, ठीक है। बट अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रॉपर्ली एक चीज ध्यान से देखना कि फॉर x टू बी डिफाइंड, आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, फॉर x टू बी डिफाइंड जस्ट 1 माइनस y नॉट इक्वल्स टू 0 बोलोगे, और जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि y नॉट इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है ना, y नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब रेंज का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना, रेंज का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो रेंज का वैल्यू अगर 1 नहीं हो सकता तो रेंज से 1 को हटा के क्या बाकी सारे आंसर दे दे पहले जैसे दे रहे थे, r माइनस 1 क्या वही हो जाएगा रेंज, नहीं। आपके बार आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो पहले भी मैंने इन दोनों वैल्यूज पे सोचा है, सोच के देखो ना, क्या x का वैल्यू ये सब हो सकता है, नहीं। तो x अगर ये सब होता है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y आएगा क्या वो आंसर में आ सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर x ये नहीं हो सकता तो y इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो आंसर में नहीं आ सकता। चेक करो जरा, x इक्वल टू 1 पे y कितना आ रहा है, चेक करो, चेक करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये है आपका चेक पॉइंट, चेक पॉइंट कभी मत भूलना, मैं बार बार इसको चेक पॉइंट बोल के देता हूं, चेक पॉइंट कभी नहीं भूलना इस प्रोफाइल में, ठीक है। when x इज इक्वल टू 1 तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस y हो जाएगा ना सर। तो यहाँ से 4y का वैल्यू आ रहा है माइनस 3, दैट इज y का वैल्यू आ रहा है माइनस 3/4। समझ में आता है ना, क्लियर है। और अगर x का वैल्यू माइनस 3 हो जाता है तब तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हो कि x का वैल्यू जब माइनस 3 हो जाएगा
तब क्या होगा 3y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस 3y माइनस 3 हो जाएगा। तो 3y कैंसिल होकर के 4 इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब y का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू माइनस 3 नहीं है, x का वैल्यू माइनस 3 नहीं है, वो तो सबको पता है बिकॉज वो डोमेन में नहीं है। तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे y का कोई वैल्यू मिल नहीं रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। बट x का वैल्यू जब 1 है तब यहाँ पे y का वैल्यू माइनस 3/4 मिल रहा है, तो x तो 1 नहीं हो सकता है। तो क्या y का वैल्यू माइनस 3/4 हो सकता है? नहीं। अगर आप ये चेक पॉइंट यूज नहीं करोगे तो इस वैल्यू को मिस कर जाओगे, ये भी रेंज में नहीं आ सकता, इस चीज को भी हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अभी आप कंक्लूजन दोगे कि एज x is not equal to y, therefore y also y does not equal to minus 3/4, और यहां पे मिला y not equals to 1। तो अभी मैं कमेंट करूंगा therefore range of function is, क्या हो जाएगा? रियल नंबर सेट में से दो वैल्यू हटा दो, 1 और माइनस 3/4 को हटा दो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अगर आप ये चेक पॉइंट यूज नहीं करते, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप सिर्फ r-1 दे देते आंसर जो ऑप्शन में प्रेजेंट होगा और आपका गलत हो जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर्ली चेक पॉइंट यूज करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू, क्यों आप जानते हो, आप बोलोगे सर यहां पे x का वैल्यू 1 पुट कर रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बट हकीकत में देखो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में रात दिन का अंतर है। यहां पे आपने x-1 फैक्टर को उड़ा दिए, उड़ा करके ये नया एक्सप्रेशन बना दिए, इसीलिए x=1 यहां पे कोई दिक्कत नहीं दे रहा था। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने x=1, जिस फैक्टर को आप कैंसिल करोगे ना, मुद्दे का बात है कि इस एक्सप्रेशन को देख करके तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि y कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, y कहां पे अनडिफाइंड हो रहा है, 1 पे, तो r में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये लॉजिक तो ठीक है। बट ये एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है जिसको आप लीनियर बाय लीनियर बना करके सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? बाय क्वाड्रेटिक से लीनियर बाय लीनियर बनते वक्त x-1 का कैंसिलेशन हुआ, उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो x-1 का अगर कैंसिलेशन हुआ तो x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर x का वैल्यू 1 हो गया तब तो ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा जो कि डिफाइंड नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए x का वैल्यू 1 पे आपको अलग से चेक पॉइंट डाल के चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड्स में बेसिकली नहीं आते, कभी नहीं आएंगे, बट जेई का फेवरेट टॉपिक है। आईटीजे 2-3 साल 4-5 साल बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आईटीजे मेंस और एडवांस, सच बोल रहा हूं। प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा शीट में कितना बार ये सारे कंसेप्ट पे सवाल पूछे है ना, बहुत बार पूछ रखा है आईटी ने, ठीक है? तो इसीलिए ये चेक पॉइंट को कभी मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस फैक्टर को आप कैंसिल करोगे उस x का वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वो आंसर से हटना चाहिए। अगर वो आंसर से नहीं हट रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर में रेंज जो आपका आएगा वो ज्यादा आ जाएगा, उसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होना चाहिए था जो आप नहीं करोगे, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि हमेशा x के वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई y का वैल्यू मिलेगा, यहां पे मिला, किसी दूसरी जगह पे नहीं भी मिल सकता है। क्लियर सर? समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद कॉमन फैक्टर वाला कंसेप्ट, ठीक है? विद कॉमन फैक्टर। आईटीजे ने ये पैटर्न भी पूछा है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर। जब कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं तब तो हम इस प्रकार से लीनियर बाय लीनियर और बना नहीं पाएंगे ना, तब हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है? चलिए, ये बहुत हैवी कंसेप्ट हुआ, जिस चीज को अब याद रखना है ना, बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? चलो, तो अगला देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर, सॉरी विद यस नो कॉमन फैक्टर, ठीक है? अगला हेडिंग लगा करके लिख दीजिएगा, fx इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 2। सही है दोस्त? ठीक है, चलो ध्यान से देखो, यहां पे हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है? तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोले थी कि x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करो, बट यहां पे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो यहां पे एक्सप्रेस करके भी आप कर सकते हो, बिना एक्सप्रेस करे भी कर सकते हो। तो एक्सप्रेस करके अगर कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, और पहले मैं यूजुअल जो बिना एक्सप्रेस करे कैसे करते वो चीज मैं बता देता हूं आपको। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस करके करना चाहते हो, जैसे सबसे पहले यहां पे डोमेन बोलो, फंक्शन का डोमेन क्या है?
ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है, देख लो x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, हमेशा पॉजिटिव है, तो डोमेन रियल नंबर होगा। सिर्फ डिनोमिनेटर ये है ना, डिनोमिनेटर तो था अनडिफाइंड होने का, वो तो डिफाइंड है क्योंकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो डोमेन रियल है। तो अभी जरा ध्यान से आप देखिएगा, प्रॉपर्ली आप देखिएगा, ठीक है, अभी आप जरा ध्यान से प्रॉपर्ली देखिएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे x का वैल्यू तो रियल है, अगर रियल नहीं भी होता, अगर डोमेन रियल नहीं भी होता, मान लो रियल माइनस 3,2 होता, तब भी तो कुछ रियल वैल्यू तो वो ले रहा है ना, कुछ रियल वैल्यू तो वो लेगा, x का वैल्यू जो है वो कुछ रियल तो होगा ना। बस इतना सा समझो कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x। ये किसके टर्म में क्वाड्रेटिक है? इन टर्म्स ऑफ x है, समझ में आ रहा है ना, ये x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, समझ आ रहा है ना। अगर ये x के टर्म में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके मैं क्या बोल सकता हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को y वाला जो फैक्टर है वो तो यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को कौन इंडिकेट कर रहा है? ये x ही तो इंडिकेट करेगा, बोलो ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को कौन इंडिकेट कर रहा है? ये x ही तो इंडिकेट करेगा ना। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को ये x इंडिकेट कर रहा है तो x तो यहाँ पे रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो क्या होगा? रियल होगा। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होता है तो आप जानते हो उसका कंडीशन क्या हो जाता है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसीलिए हमने दोनों कंडीशन को साथ में लेकर के चला, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट या इक्वल हमें नहीं पता, इसीलिए हम दोनों को साथ में लेके चले। हमें बस इतना सा पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को कौन इंडिकेट कर रहा है? x, और x यहाँ पे रियल है, मतलब रूट्स रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, सॉल्व होकर के y का वैल्यू आ जाएगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट कितना है यहाँ पे? 2y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ रहा है? 4y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 इंटू 2 16y, क्लियर है ना, प्लस 16 माइनस 8 इंटू 2 16y माइनस 4, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5y माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है क्या? ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16y माइनस 8y स्क्वायर माइनस 40, और ये हो गया आपका माइनस 9y, तो ये हो गया प्लस 36y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है क्या? तो 4y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर हो गया माइनस 4y स्क्वायर, ये हो गया 36y माइनस 16y, ये हो गया 20y, ठीक है, और 16 माइनस 40 हो गया माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले सकते हो ना भाई, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस 4 से अगर डिवाइड लगा देंगे तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से सॉल्व करके y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 2 से लेकर के 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया? y का वैल्यू 2 से 3, और y कौन है? y इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, y इज द वैल्यू ऑफ f(x), दैट इज रेंज, और रेंज ये तो मिल गया 2 से 3 मिल गया यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। अभी ये कांसेप्ट सिखाने के लिए क्या मुझे क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ाना जरूरी है? ये तो 10th में पढ़ के आते हैं एनसीईआरटी लेवल में सभी। अगर रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, सबको पता है, बस एप्लीकेशन मैंने आपको सिखाया इसका, ठीक है। चलो अभी आप ध्यान से देखो, आप इस चीज को, मेरा बात ध्यान से समझना, ये चीज थियरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में बहुत बार यूज करूंगा इस चीज को अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखना। ये इक्वेशन जो मैंने लिखा, अगर अंधे को भी मैं पूछ दूं, किसी मास्टर को पूछ दूं, वो भी देख के बोलेगा ये क्वाड्रेटिक है। बट अगर आप तरीके से किसी को पूछते हो तो बोलेगा गारंटी नहीं है ये क्वाड्रेटिक है। भाई ये तो क्वाड्रेटिक तब है जब y का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। अगर y का वैल्यू 2 हो गया तब तो ये नलाइक वाला फैक्टर गायब हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 0, और फिर ये बस एक लीनियर इक्वेशन बना हुआ रहेगा। और लीनियर इक्वेशन के केस में कोई डिस्क्रिमिनेंट वाला फंडा नहीं चलता है। तो आपने जो ये कैलकुलेशन किए वो आपने ये मान करके कर लिए कि कंसीडरिंग दिस इक्वेशन एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अगर y का वैल्यू 2 होता है तो कहानी क्या होगा? क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो तो अलग से आपको एक चेक पॉइंट डालना पड़ेगा कि लेट अस एज्यूम y इज इक्वल टू 2 एंड लेट अस सी
व्हाट इज हैपनिंग। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये चीज हमने तभी कर पाए जब y का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो रहा है। अभी आते हैं हमारा चेक पॉइंट पे। ये चेक पॉइंट जो बच्चा भूलेगा उस बच्चे को पूरा सब कुछ समझ में आने के बाद भी नंबर गोल मिलेगा। ठीक है, y का वैल्यू अगर 2 हो गया तो क्या होगा जरा देखते हैं। अगर y का वैल्यू 2 होने के लिए x जो मिल रहा है वो अगर वास्तव में डिफाइंड है तब तो कोई इशू नहीं है। y का वैल्यू 2 मिलने के बाद अगर x डिफाइंड हो रहा है, रियल आ रहा है, तब तो कोई इशू नहीं है, वो उस y का वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर y का वैल्यू 2 पुट करने के बाद x का कुछ अनाप शनाप वैल्यू मिलता है जो सिस्टम का डोमेन में नहीं है, तब हम उस x का वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब उस x का वैल्यू जो आया वो किसके अंडर में आया, उस y इज इक्वल टू 2 के लिए आएगा। मतलब अगर वो x एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सिस्टम, तो इस y को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंज, और तब हम इस y को नॉट इक्वल्स टू 2 बोल देंगे। और ये जो आंसर आया 2 से 3, उस जगह से इस 2 को हटा देंगे और यहाँ पे ओपन लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर y का वैल्यू 2 हो जाता है देन द इक्वेशन बिकम्स अ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस इधर 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है, 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या ये ट्रू है? नहीं। अगर ये ट्रू नहीं है, क्या ये इस चीज को सिस्टम एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। मतलब y का वैल्यू 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मतलब y इज नॉट इक्वल्स टू 2। मतलब कि रेंज ऑफ फंक्शन fx जो है, मतलब कि रेंज ऑफ फंक्शन fx जो है वो क्या है, वो ओपन इंटरवल 2 से क्लोज्ड इंटरवल 3 तक होगा। बट अगर आप ये चेक पॉइंट पे ध्यान नहीं दिए दोस्त, तो ये 2 का वैल्यू आंसर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको देखना है 2 का वैल्यू पुट कीजिए, fx का वैल्यू 2 देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्या ट्रू है? सिस्टम सेटिस्फाई होगा 4 इक्वल टू 5 पे, घंटा सेटिस्फाई होगा। तो ये 2 का वैल्यू आंसर में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, तो हटाओ इसको। समझ में आ रहा है ना कैसे चेक करना है आपको? क्लियर है? मान लीजिए y का वैल्यू 2 पुट करने से x का वैल्यू 3 मिल रहा होगा और वो 3 इस सिस्टम का डोमेन में नहीं है, तो क्या y का वैल्यू 2 में एक्सेप्ट करूंगा? नहीं करूंगा। बट अगर मान लो y यहाँ पे x का वैल्यू 1 मिल रहा होता, इसी क्वेश्चन में अगर x का वैल्यू यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, बट x अगर कैंसिल ना होकर के x का वैल्यू 1 मिल जाता और डोमेन, मतलब डोमेन में 1 इंक्लूड हो सकता है, मतलब डोमेन 1 को कंटेन कर रहा है, तो x का वैल्यू 1 डोमेन के लिए ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम डिफाइंड है। तो y का वैल्यू 2 भी आंसर में आता और तब यहाँ पे क्लोज्ड ही रखने देता मैं। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्लोज रहेगा एक वैल्यू पे या फिर ओपन रहेगा, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना है? क्योंकि आप जानते हो कि ये जो अंधे की तरह आपने काम कर लिए ना, ये इसको आपने जबरदस्ती क्वाड्रेटिक मान लिए, जबकि ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब y का वैल्यू 2 नहीं होगा। अगर y का वैल्यू 2 हो गया, ऐसा एक केस जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर y का वैल्यू 2 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। और उस समय जो आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला बातचीत की है, वो इस इक्वेशन को कुछ समझ नहीं आएगा, बोलेगा हमको तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब पता ही नहीं है। हकीकत में लीनियर इक्वेशन को डिस्क्रिमिनेंट क्या पता, वो तो कुछ नहीं जानता है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। समझ में आ रहा है ना? वो तो क्वाड्रेटिक जानता है। समझ आ रहा है ना? तो आपने जो इसको देखते ही बच्चा बोल देता है क्वाड्रेटिक, बट आज के बाद से इस प्रकार की इक्वेशन को देख करके क्वाड्रेटिक नहीं बोलना है, कमर तोड़ देंगे आपका। याद रखिएगा, अगर इसको देख करके क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसको देख के क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे अगर मैं पूछता हूं कभी क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है या नहीं है रे, तब आपका मुंह से जवाब निकलना चाहिए सर ये क्वाड्रेटिक है, प्रोवाइडेड a शुड बी नॉन जीरो। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये नलायक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन की तरह काम करेगा, जो अपन ने यहाँ पे आपको सिखा रखा है। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? तो इसी प्रकार से आप क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट से रेंज निकालोगे। ठीक है? तो वही आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इसको जितना अच्छे से समझना है समझ लो और अच्छे से नोट करके रख देना दोस्त। ठीक है? चलिए आगे की क्वेश्चंस में मैं बातचीत कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन, ये भी इसी फॉर्मेट में है, ज्यादा दिक्कत देने वाला नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय लीनियर, ये सब तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट कंसेप्ट वही है लगभग लगभग। ठीक है? अच्छा, एक और चीज बाकी रहेगा ना, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसको भी करा देता हूं। चलो इसी प्रोफाइल में एक और क्वेश्चन कर देते हैं। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी तो कोई कॉमन फैक्टर तो दिख नहीं रहा है ना, इसको भी इसी से ही करना होगा। चलो देख लेते हैं ध्यान से। fx इज इक्वल टू x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई?
21, तो y मान लिया। तो क्या करेंगे 4y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड दिस विल बिकम वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सही है भाई, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, x यहां पे क्या है, नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर माइनस प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 को हटा दिया, ठीक है। तो रियल तो ले रहा है ना, x का वैल्यू कुछ ना कुछ रियल वैल्यू तो हो रहा है ना। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस माइनस 2 से 2, इसका रियल रूट तो आ रहा है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो x के टर्म में है ना, रूट तो x इंडिकेट कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 1 माइनस 4 इंटू a, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस 16 y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। और इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है, क्या है इस इनइक्वालिटी का आंसर, y बिलोंग्स टू रियल। इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या है, y बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ना भाई। 16y स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, y का कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर है y बिलोंग्स टू रियल। अभी हमें क्या चेक करना है, चेक पॉइंट डालो, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट कहां पे, जो हमने गलती कर रखा है, हमने इसको क्वाड्रेटिक मान के रखा है, बट क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं चेक करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, जब लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, दैट इज y का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू 0 होने से क्या आ रहा है, x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या x का वैल्यू 0 हो सकता है, क्या x का वैल्यू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ना, x का वैल्यू 0 तो डोमेन में इंक्लूडेड है ना, हो सकता है बिल्कुल। मतलब y इज इक्वल टू 0 इज ओके, नो प्रॉब्लम विद इट। मतलब रेंज जो हमने उधर से निकाला था वही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना। ये चेक पॉइंट के बारे में किताबों को भी नहीं पता होता है भाई, किताब में भी आप देखिएगा कि इतना तक करके डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दिया रियल नंबर। अभी जो पहला वाला क्वेश्चन है, अगर उस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन हुआ तो इस प्रकार के अंधे की तरह करते ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका किस्मत खराब हुआ और पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन गिर गया तो चेक पॉइंट के बिना आंसर गलत हो जाएगा आपका, और गलत आंसर जो है वो ऑप्शन में प्रेजेंट होगा। आईआईटी को सारे ट्रिक और सारी किताब का ऊपर रखो, उसको सब कुछ पता होता है। समझ में आ रहा है ना, वो आपसे भी होशियार होता है, ठीक है। वो सब कुछ आपको ऑप्शन में तो तैयार करके देगा ताकि आप फंसो, ठीक है। वैसे बहुत ही कम पेपर मैंने देखा है जहां पे वो एकदम रद्दी पेपर डालता है। जैसे 2018 में 30 to 35% क्वेश्चन इतना रद्दी दे रखा था, वो मतलब आप फॉर्मूला रट के काम चला लोगे, ठीक है। बट रिमेनिंग 30 to 35% ऐसे भी थे उसी पेपर में जो एकदम ए क्लास लेवल के क्वेश्चन थे। चलो, तो ये बता दिया, अभी इधर दो और इधर दो बाकी है, ये सब बता देते हैं तो रेंज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। शीट डिस्कशन में जो आना है वो तो आएगा, उसके अलावा बाकी सारी चीज कंप्लीट हो जाएगा, है ना भाई। चलो देखो भाई, देखो 19 fx इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। सही है क्या, ठीक है। यहां से अपने को क्या मानना है, y मानना है। क्या मानना है भाई, y मानना है। e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। सही है। तो अपन e पावर माइनस x को क्या लिखेंगे, 1 बाई e पावर x। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, e पावर 2x माइनस 1 और इधर हो जाएगा e पावर 2x प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू दिस माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू e टू द पावर 2x। सही है क्या। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। अभी आपका काम खत्म, अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन का अगर मैं बात करूं तो इसका डोमेन तो रियल नंबर होगा ना बे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो ना, दो एक्सपोनेंशियल चीज का समेशन है। एक्सपोनेंशियल का आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का समेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा। टेंशन खत्म, अनडिफाइंड होने का कोई चांस नहीं, डोमेन रियल नंबर। अगर बीच में डिफरेंस होता तो मुझे सॉल्व करना पड़ता, तब मेरे को होशियार रहना पड़ता, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका गारंटी नहीं है, वो जीरो भी हो सकता है। सही है क्या, क्लियर है। चलो, तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, यहां से अपन क्या बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि डोमेन क्या है, r है। वी हैव, हमें क्या पता चल गया, e टू द पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज ऑलवेज लेस देन 0, माइनस कर दिया। और यहां से सॉल्यूशन अगर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, -1 से 1, व्हिच इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन
जो कि -1 से 1 ओपन इंटरवल है। इक्वालिटी नहीं है तो क्लोज नहीं लगाया, और क्लोज अगर नहीं आया तो 1 पे अनडिफाइंड हो रहा था, 1 पे तो आंसर ही नहीं आया। समझ में आ रहा है ना, 1 तो आंसर भी नहीं आया ना, तो टेंशन की क्या बात है, सिस्टम पूरा पूरा डिफाइंड है, मतलब -1 से 1 ओपन इंटरवल इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है, पक्का? चलो आगे सोचते भाई और आगे देखते प्रॉपर्ली। अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दे रखा है, देखो अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सही है क्या? अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक दे रखा है दोस्त, तो इसको किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे? 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज तो हम निकाल सकते हैं सर, है ना? फिर क्या कर देंगे, डोमेन क्या है इसका, डोमेन हो जाएगा 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर के 3 तक। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी 1 से 3 में इसका रेंज क्या होगा वही आपको निकालना है ना। अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर देखो, आंसर क्या आ रहा है देखो, इसको इसका रेंज निकालो, सबसे पहले इसका रेंज निकालो, फिर इसका स्क्वायर रूट का रेंज निकालो। इसका रेंज क्या हो रहा है देखो, माइनस कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दिख रहा है, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो यहाँ पे प्लस 4 चाहिए, तो -4 कर देते हैं, प्लस 3 कर देते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सॉल्व हो करके 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अभी आप क्या जानते हो, अभी आप क्या जानते हो, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 1 से 3, x का वैल्यू डोमेन में ना 1 से 3, तो x माइनस 2 क्या होगा, अभी देखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3 वी हैव x माइनस 2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2 अगर कर देंगे तो -1 से 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, -1 से 1, तो इसी चीज का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, आप जानते हो कि स्क्वायर का ग्राफ यूज करके ही तो स्क्वायर निकालेंगे ना, तो -1 से 1 दोनों का अगर स्क्वायर होगा तो आंसर 0 से 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 से 1 आएगा। आप सोच के देखो ग्राफ से, मैंने ग्राफ से कैसे निकालना पहले सिखा के दिया आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो अभी इसका क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये आंसर -1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, 1 को ऐड करना है, फिर मुझे क्या करना है, 1 को ऐड करना है। अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0 से 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। तो इस अंदर वाले वैल्यू का, इस अंदर वाले वैल्यू का तो एक्सप्रेशन मतलब रेंज क्या है मुझे मिल गया ना, अंदर वाला एक्सप्रेशन का रेंज, ठीक है। तो अभी बस मुझे क्या निकालना है, अंडर रूट ऑफ 0 से 1 निकालना है। तो अंडर रूट निकालना मतलब अंडर रूट का ग्राफ यूज करो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट x। x कितना है, 0 से 1 है, 1 का अंडर रूट कितना है, 1 ही है। तो अगर 0 से 1 है तो इसकी कोरिस्पोंडिंग ग्राफ क्या है, ये है। और इसका आउटपुट अगर निकालने के लिए y एक्सिस पे शैडो ले लो, तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, y एक्सिस पे इसका आंसर सेम ही दिख रहा है। देखिए 0 से 1 का अंडर रूट 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल ही होगा, जो कि हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज। सिंपल प्लेटफॉर्म बट ट्रिकी वन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, सिंपल था, आपको पहले डोमेन निकाल करके फिर रेंज निकालना पड़ा। यहाँ पे भी एक अलग फ्लेवर आपको सीखने को मिला कि जब भी ऐसा अंडर रूट क्वाड्रेटिक या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक अगर है तब तो रेंज रियल नंबर हो जाएगा और डोमेन रियल नंबर और रेंज रेस्ट्रिक्टेड होगा, जो कि हो जाता है यहाँ पे आपका कितना हो जाता भाई, 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये 0 से 1 हो जाता आंसर। बट उसके ऊपर रूट लग गया, तो रूट लगने के बाद रूट एक्स, एक्स से रूट एक्स, एक्स अगर इंटरवल दिया गया तो एक्स से रूट एक्स, एक्स से 1/x, एक्स से एक्स स्क्वायर, ये सब कैसे निकालते, सारे प्लेटफॉर्म मैंने आपको तैयार करके दिया, ये सब अच्छे से आप तैयार करो, ठीक है। सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया प्रॉपर्ली। इसका आंसर चेक कर लेते हैं ऊपर कितना आया इसका आंसर भाई, आंसर दिया हुआ है क्या इसका, हाँ 0 से 1, सही है, एकदम सही, कोई इशू नहीं है। तो आखिरी का ये दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक में अपन चले जाएंगे, है ना। चल, तो ध्यान से देखो, समझ नहीं आता है सर के साथ डिस्कस करना, फुल एफर्ट मान के पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उससे ज्यादा और क्या समझाऊं बोलो, ठीक है। क्लास में जितना एफर्ट देता हूं, अगर आप दिल से समझते हो ना, तो मेरे को गलत नहीं समझोगे, तो उतना ही आपको लगेगा, उतना ही एफर्ट से वीडियो लेक्चर में पढ़ाता हूं। जैसे क्लास में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, इमेजिन करके पढ़ाता हूं कि बच्चे मेरे सामने बैठे हुए, मैं जैसे उस प्रकार उधर पढ़ाता हूं उसी प्रकार से इमेजिन पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना। फिर भी अगर कोई कमियां रह जाए मेरे से, तो मैं जूम के थ्रू क्लियर करने का कोशिश करूंगा, और
ऑफलाइन की तरह तो हो नहीं सकता, बट जितना मैं कर सकता हूं मेरे दिल से मैं पूरा कर रहा हूं। उससे ज्यादा अगर कमी रह जाता है और आपके पास सजेशन होता है तो जरूर देना, मैं सर झुका के उसको एक्सेप्ट करूंगा, डांटूंगा नहीं, प्रॉपर्ली बोल रहा हूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x² - 4x + 5। तो वही फंडा है कि अभी अंडर रूट था तो अंडर रूट की जगह पे चेंज होकर के क्या आ गया, लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया। तो पहले इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो। डोमेन क्या होगा बोलो, 3x² - 4x + 5 > 0 होने से ही डोमेन मिल जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक का रेंज निकालो। क्वाड्रेटिक क्या होगा, 3x² - 4x + 5, 3 कॉमन लो तो x² - 4/3 × x + 5/3 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 2 × x × 2/3 प्लस ये हो जाएगा 4/9 प्लस 5/3 माइनस 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 2/3 होल स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा 15 - 4 11/9। ठीक है, तो 3 × दिस प्लस 11/9 × 3 हो जाएगा 11/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x - 2/3 होल स्क्वायर। अब इसका आंसर हमेशा पता है आपको 0 से इंफिनिटी होता है क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अच्छा x का वैल्यू क्या है वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना, x का वैल्यू क्या है, क्या पता है x रेस्ट्रिक्टेड हो, तो x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही दिख रहा है, 11/3 से तो हमेशा बड़ा होगा, तो ये तो हमेशा डिफाइंड होगा, डोमेन तो रियल नंबर है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये 11/3 इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, 11/3 + 3 इंटू ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये हमेशा 0 से इंफिनिटी होगा इसका रेंज। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0 से इंफिनिटी मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस 11/3 अगर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11/3 से इंफिनिटी। ठीक है, तो अभी आपको क्या निकालना है, लॉग ऑफ दिस निकालना है, तो लॉग ऑफ 11/3 से इंफिनिटी। अभी बेस क्या है वो समझना जरूरी है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो आंसर डायरेक्टली लॉग लगा सकते हो, और अगर बेस 1 से छोटा है तो आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से लॉग ऑफ दैट। अगर यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है, कोई भी नंबर लिख देता हूं मैं, e लिख देता हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ 11/3 से log इंफिनिटी, कितना इंफिनिटी। और अगर यहाँ पे बेस का वैल्यू 1/e हो जाता है, दैट इज 1 से छोटा वाला कोई बेस होता है, तो इसी का आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से log ऑफ 11/3 विद बेस 1/e। क्योंकि आप जानते हो कि लॉगरिथमिक का ग्राफ क्या होता है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो ऐसे होगा, बेस अगर 1 से छोटा है तो ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना, तो 11/3 से अगर इंफिनिटी हुआ तो आंसर log 11/3 से इंफिनिटी तक होगा इन केस ऑफ दिस फंक्शन, एंड इन केस ऑफ दिस फंक्शन आंसर हो जाएगा आपका log 11/3 इधर होगा, और इधर से एंड सो ऑन इधर जा रहा है ना, तो ग्राफ भी इधर जाएगा, y का वैल्यू भी नीचे आएगा, मतलब -इंफिनिटी से log ऑफ 11/3 विद बेस 1/e ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो बेस यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं ई मान के आंसर दे रहा हूँ यही वाला, बट अगर बेस यहाँ पे दे करके कुछ 1 से छोटा वाला बेस दे देता है तो आंसर तुरंत आप क्या दोगे, -इंफिनिटी से वो वैल्यू दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेस क्या था लिखा हुआ नहीं है यार, यहाँ पे प्रॉपर्ली बेस क्या है, अच्छा बेस यहाँ पे ई था, मतलब यही आएगा आंसर। अगर बेस ई से छोटा हो जाता है, मतलब 1 से छोटा हो जाता है, तब आपका आंसर जो है वो -इंफिनिटी से वो वैल्यू तक हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये दोनों ग्राफ का चक्कर है, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों ग्राफ का चक्कर है। ठीक है ना, अगर बेस देखो ना, अगर बेस 1 से छोटा हो गया तो ये ग्राफ होगा, अच्छे ग्राफ में बना करके समझा देता हूं। अगर बेस 1 ये हो गया 1 से छोटा और 0 से 1 वाला ग्राफ, ये होता है 1 पे 0 होता है वैल्यू, 11/3 से अगर इंफिनिटी है x का वैल्यू, तो ग्राफ का हिस्सा इस x का वैल्यू तो इस रीजन में है ना, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या है, ये वाला है। ठीक है ना, और इस ग्राफ के कोरिस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे जो शेडो गिर रहा है वो कौन सा है, ये वाला है, तो ये -इंफिनिटी से इस पॉइंट तक होगा, ये पॉइंट क्या है, log ऑफ 11/3 तक होगा, इसीलिए बोला -इंफिनिटी से log ऑफ 11/3। और ये ग्राफ मतलब बेस तो 1 से छोटा, जैसे मान लिया मैंने 1/e। अभी अगर 0.5 0.6 दूसरा कुछ भी दिया हुआ रहता है 1/e से छोटा, तो बस यहाँ पे बेस में लिख देना, जो दिया हुआ रहेगा वही लिख देना। क्लियर है, तो इस प्रकार से दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को करके रखना। हाँ, बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से छोटा, दोनों तरीके से इसको करके रखना। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन रेंज का। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया, शीट में भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए और भी सारे क्वेश्चन। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। चलो f(x) इज इक्वल टू sin² x माइनस sin x माइनस 1। आप समझ रहे होंगे कि सर अगर मैं इस चीज को
परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा होता तो एक क्वाड्रेटिक बन जाता और उसमें एक साइन एक्स आता और एक साइन एक्स का वैल्यू सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई बच्चा ऐसे सोचेगा -1 से 1 होल स्क्वायर माइनस -1 से 1 -1, ऐसे सोच के उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, सेम एक ही कंसेप्ट के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा तो ये क्या बन गया, साइन एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर -5/4 हो जाएगा। अभी आप जानते हो रेंज डोमेन यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। डोमेन यहाँ पे रियल नंबर है ना, क्योंकि अंडर रूट भी नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, फिर सिर्फ साइन है और पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। पॉलिनोमियल का डोमेन तो आर होता है और साइन का डोमेन भी आर, तो डोमेन तो रियल नंबर ही होगा, ठीक है ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वी हैव, ये रेंज करा रहा हूं, रेंज, ठीक है। वी हैव क्या होगा, साइन एक्स का वैल्यू हमें क्या पता, -1 से 1 तक पता। अगर साइन एक्स पता है तो सबसे पहले साइन एक्स माइनस हाफ निकालो, तो -1/2 अगर कर दोगे तो ये -3/2 और इधर हो जाएगा हाफ। अभी यहां से इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर वाला ग्राफ यूज करो। देखो -3/2 यहां पे होता है और हाफ यहां पे होता है, ठीक है ना। अभी 0 से हाफ के लिए जो y का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 से 1/4 तक मिलेगा, और 0 से 3/2 के लिए जो y का वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, वही 0 से 9/4 तक मिलेगा। तो दोनों को जोड़ के ही तो डोमेन बनाना, तो इधर भी तो दोनों को जोड़ के ही तो रेंज बनेगा ना। तो अल्टीमेटली दोनों को जोड़ने के बाद रेंज क्या आएगा, दोनों को जोड़ना मतलब ऐड करने का बात नहीं कर रहा हूं, बस दोनों को अटैच करना। इन दोनों इंटरवल को अटैच करके तो यूनियन लेके, यूनियन का बात कर रहा हूं, इन दोनों इंटरवल को यूनियन करके तो पूरा डोमेन है ना। तो इन दोनों को मैंने अपने हेल्प के लिए मैंने दो तरीके से तोड़ के किया, ठीक है। बट अगर आप इन दोनों का रेंज जो है उसको भी अगर आप तोड़ के करोगे तो ऐसे होगा। अभी इस गोले का और इस बड़े वाले गोले का यूनियन क्या होगा, बड़ा वाला ही होगा, ठीक है ना। छोटा सेट और बड़ा सेट का यूनियन तो बड़ा सेट ही होता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस हाफ का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से 9/4 हो जाएगा। 0 से कहां तक होगा, 9/4। -3/2 पे इक्वालिटी है तो यहां पे भी मैंने क्लोज लगाया, और 0 तो इस इंटरवल में प्रेजेंट ही है तो उसका स्क्वायर में तो 0 आएगा, तो 0 पे भी क्लोज हो जाएगा। अभी बस मुझे उससे क्या करना है, 5/4 माइनस करना है। तो साइन एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर, उससे 5/4 अगर माइनस कर देता हूं तो इधर 0 माइनस 5/4 माइनस 5/4 हो गया, और 9/4 माइनस 5/4 हो जाएगा आपका 4/4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो हो गया ना आपका fx। तो इस fx फंक्शन का जो रेंज है वो आ गया आपका -5/4 से लेकर के 1 तक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेंज का ओवरऑल कंसेप्ट, ठीक है ना। दो जगह पे फंस रहा था यहाँ पे, बट इसी चीज को अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो देखो इस प्रकार से एक ही चीज है, एक ही इंटरवल है, पूरा चीज में देखो ना एक ही इंटरवल है। इसका रेंज क्या है, इंटरवल फॉर्मेट में है ना, एक ही इंटरवल है, बाकी सब के सब स्क्वायर है, -1/2 किया, -5/4 किया, बाकी सारे ऑपरेशन है, ठीक है। तो दो इंटरवल का चक्कर जब भी होगा आप सोचना कि कैसे उसको एक इंटरवल में कन्वर्ट किया जा सके और फिर सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि एक इंटरवल के साथ ऑपरेशन कुछ भी ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, रेसिप्रोकल रूट निकाल सकते हो उसका। बट अगर दो इंटरवल रहता है तो उन दोनों को ऑपरेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है विदाउट यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। रेंज में मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स करा दिया क्लास में ही, शीट में जो रिमेनिंग होगा उसको प्रॉपर्ली कर लेना, और यहां तक सॉल्व करने में अगर कोई भी दिक्कत आता है तो फोन करके प्रॉपर्ली पूछ लेना, ठीक है। अभी हमारा जो रिमेनिंग लास्ट टॉपिक बचा रहेगा, इवन ऑड फंक्शन एंड आइडेंटिकल फंक्शन, उन सबको पढ़ लेते हैं और पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फंक्शन पार्ट 1 को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है ना, इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर फंक्शन को आप इवन फंक्शन होगा या फिर हर फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कोई फंक्शन हो सकता है जो इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इवन फंक्शन क्या है वो देखते हैं, फिर ऑड फंक्शन देखते हैं, फिर उनका प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे चेक करते हैं कि एक फंक्शन इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, a function y is equal to fx is said to be an even function if f of minus x is equal to fx। मतलब अगर एक फंक्शन fx आपके पास है और उस f of x के जगह पे आपने -x से रिप्लेस किया और आपको घुमा करके वापस वही फंक्शन सेम टू सेम मिल गया, तब हम उस फंक्शन को इवन फंक्शन बोलेंगे। और इवन फंक्शंस का ग्राफ जो होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, समझ में आ रहा है ना। सिमेट्रिक, एक्स एक्सिस के इस पार जैसे उस पार भी वैसे ही होगा, मिरर इमेज होगा, ठीक है। जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप देख सकते हो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसका इवन और चेक करना है तो f ऑफ x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, -x,
रखो माइनस एक्स होल स्क्वायर करो, आंसर क्या आएगा? घूम के एक्स स्क्वायर ही आएगा, व्हिच इज एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम मिल गया, मतलब फंक्शन इवन फंक्शन है। और उसका ग्राफ अगर आप देखोगे तरीके से तो उसका ग्राफ भी क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? अरे एक्स एक्सिस क्या लिखा? वाई एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे इधर उसका ही मिरर इमेज इधर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो ग्राफ देख के भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है तो इवन फंक्शन होगा, अगर ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, मॉड x का ग्राफ भी आप देख सकते हो, ऐसे ही होता है, कुछ v टाइप का होता है ना, तो ये भी सिमेट्रिक होता है, ये भी इवन फंक्शन होगा। माइनस एक्स रखोगे तो अल्टीमेटली घूम के मॉड x ही आएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन का अगर मैं बात करूं, ऑड फंक्शन, तो a function y is equal to fx is said to be an odd function if f of minus x is minus of fx। अगर f of minus x रखने के बाद माइनस fx आपको मिल जाता है तो वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे fx इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स रख देता हूं तो ये माइनस एक्स होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो कि माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ fx के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स क्यूब का वैल्यू तो fx है ना। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ fx, मतलब एक्स क्यूब जो है आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है, और ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, दैट इज ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। जैसा ग्राफ देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सिमिलरली जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है ऑड फंक्शंस का ग्राफ। ठीक है, जैसे sin x का ग्राफ आप देख लो, है ना, sin x को भी आप देख सकते हो, क्या होता है? देखो x ग्रेटर देन 0 पे ऐसे होता है और x लेस देन 0 पे ऐसे होता है। देखो इधर से ऐसे शुरू हो रहा है और इधर से ऐसे शुरू हो रहा है, मतलब इधर जैसे शुरू हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट ऐसे चल रहा है, मतलब ओरिजिन के अबाउट क्या है? ये सिमेट्रिक है। और सिमिलरली sin x ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। देखो sin ऑफ x के जगह पे अगर माइनस x रखोगे तो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया उनको पता होगा sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, दैट इज माइनस ऑफ fx के इक्वल है। f ऑफ माइनस x माइनस fx के इक्वल आ गया, मतलब फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया उसके पीछे कंसेप्ट। ठीक है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, है ना। चलो अभी उनका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार का कोई रिलेशन दिख जाता है, f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, तब आप देख के बता सकते हो आपका फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मींस आपका फंक्शन इवन फंक्शन होगा। क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर लेके जाओगे तो अल्टीमेटली आपको यही डेफिनेशन मिलेगा ना, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx, व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी ये मिल जाता है तो आप क्या बोल सकते हो? ये ऑड फंक्शन होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, बिकॉज इसको सॉल्व करने से आपको ये मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 जो होता है ना सर, इसका ग्राफ कौन होता है? एक्स एक्सिस तो होता है ना इसका ग्राफ तो एक्स एक्सिस ही होता है। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0, तो यही होगा। y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये इकलौता फंक्शन होता है दुनिया में जो साथों साथ इवन भी होता है और ऑड भी होता है। समझ में आ रहा है ना? ये फंक्शन इवन फंक्शन भी कहलाता है, ऑड फंक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? देखो ये y एक्सिस के अबाउट अगर काटोगे तो इधर जैसे उधर भी ऐसे ही आएगा, सिमेट्रिकल है। और ओरिजिन के अबाउट भी ये कहीं ना कहीं सिमेट्रिक है, तो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इवन और ऑड दोनों बोलेंगे। तो ऐसा दुनिया में इकलौता फंक्शन होता है सिर्फ fx इक्वल टू 0 जो इवन और ऑड दोनों होता है साइमल्टेनियसली। बट अगर मैं fx इक्वल टू c लिख देता हूं वेयर c इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, तो fx इक्वल टू c मतलब क्या? y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, -2, इस प्रकार से। ये सब कभी भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये सारे के सारे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसीलिए fx इक्वल टू c, जहां पे c एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, उसको हम हमेशा इवन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के इस पार जैसे जा रहा है उस पार भी जैसे ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पे ओपन सर्कल है तो यहाँ पे भी ओपन सर्कल है। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। इसका ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं ये ऑड फंक्शन है। और अगर ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ये क्या होता? इधर कुछ ऐसे होता और इधर भी कुछ ऐसे होता, तभी तो जाकर के बोलेंगे ना y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। बट एज यहाँ पे ये हिस्सा नहीं है, अगर होता तब इवन होता, बट एज यहाँ पे अगर ये ऐसा हिस्सा होता ना तब ये इवन भी हो जाता, ऑड भी हो जाता। बट एज यहाँ पे ये हिस्सा नहीं है तो इसको हम इवन फंक्शन नहीं बोल सकते। ये देखो ये फंक्शन, ठीक है ना, ये फंक्शन जरा ध्यान से देखो। ओरिजिन पे
इधर जैसे इधर भी ऐसे, बट यहाँ पे आप इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल है और यहाँ पे क्लोज सर्कल है। क्या ये मिरर इमेज मतलब सिमेट्रिकल बोल सकते हैं? नहीं, इधर जैसे इधर ऐसे नहीं है, तो लाइन सेम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ओपन सर्कल और यहाँ पे क्लोज सर्कल आने की वजह से ये अनसिमेट्रिक एसिमेट्रिकल हो गया। समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन बोलेंगे, मतलब इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। एनी फंक्शन fx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। देखो कोई भी फंक्शन fx को आप क्या लिख सकते हो? fx/2 प्लस f ऑफ माइनस x/2 प्लस fx/2 माइनस f ऑफ माइनस x/2। तो ये पार्ट तो अपना आप कैंसिल ही हो रहा है, होके क्या बच रहा है? fx/2 और fx/2 बच रहा है, तो दोनों को हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं? fx लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं? fx लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये अल्टीमेटली आपका क्या है? इवन फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, या अल्टीमेटली आपका fx आया, मतलब fx को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, और ये जो पार्ट है वो क्या है? वो ऑड का पार्ट है ना। ये देखो यही पार्ट यहाँ पे भी आ रहा था, ये क्या है? ये ऑड का पार्ट है, और यही पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये इवन का पार्ट है। मतलब एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? किसी भी फंक्शन को हम सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है। एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। एग्जांपल अगर सोचना है सोच सकते हो प्रॉपर्ली। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा थियरी वाला पार्ट। अभी हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और ये चेक करना सीखते हैं कि कैसे हम ये चेक करेंगे कि एक फंक्शन जो है वो इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, प्रॉपर्ली इसको नोट कर लीजिएगा आप, और नोट करने के बाद अब बाद वाला चीज मैं आपको बता रहा हूं और आप प्रॉपर्ली एक बार देख लो। ठीक है, चलो कैसे आप चेक करोगे कि एक फंक्शन इवन है या फिर ऑड है? जैसे पहला वाला, ठीक है, चेक करने का तरीका क्या है? x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ऑफ मॉड एक्स आएगा। अब ये घूम करके तो एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स ही होगा ना, जो कि वापस fx आ गया। मतलब आप क्या क्लियरली बोलोगे कि fx इज एन इवन फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स और fx इक्वल आ गया। बस वही है चेक पॉइंट, इसी तरीके से आपको चेक करना है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन भी पता चल जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन में कैलकुलस में देखोगे एक झटके में सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि जस्ट आप उसको पहचान जाओगे कि अगर वो इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, तो बहुत फायदा हो जाता है। ग्राफ वगैरह प्लॉट करने वक्त 12 में आपको कैलकुलस में बहुत हेल्प होगा ये सारे कंसेप्ट। अगर आप डायरेक्टली, क्योंकि ये सब सारे तो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है ना, इनडायरेक्टली सिलेबस में है, क्योंकि ये सब अगर पता चल जाता है। देखोगे आईटी में कभी भी एक ग्राफ का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, वो ग्राफ का कंसेप्ट आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से डिजाइन कर दिया ताकि शायद हम इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट अगर हमें पता होता तो वो क्वेश्चन आधे टाइम में हम सॉल्व करके आ सकते थे। तो इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं ना वही चीज, अदरवाइज तो ये सब सिलेबस में क्यों पढ़ाया आपको? ठीक है, बट इवन ऑड फंक्शन मेंशन है सिलेबस में, टेंशन मत करो, सवाल भी डायरेक्टली पूछा गया है आईटी में, बट फिर भी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उस चीज में फोकस करना। ठीक है, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है कैलकुलस में। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ये सब के बिना अधूरा है, सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत फायदे का चीज है। आगे देखो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना? यहाँ पे अगर आप f ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो ये माइनस एक्स होल क्यूब प्लस माइनस एक्स प्लस 1, तो ये बच गया क्या? माइनस ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या ये एफ एक्स के इक्वल आया घूम के? नहीं। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल नहीं आया, अगर एफ एक्स के इक्वल आता तो इवन होता, अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आता तो ऑड होता, बट एज ये एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है, माइनस एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, क्लियर? पक्का? तो सिमिलरली आप बोल सकते हो ना, अगर मैं कभी भी पूछूं कि बोलो तो कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कभी भी इवन फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल शुरू होगा यहां से खत्म होगा यहां पे, या फिर शुरू होगा यहां पे खत्म होगा यहां पे। तो y एक्सिस के अबाउट कभी सिमेट्रिकल हो सकता है क्या? नहीं। ग्राफ उसका ऐसे ही तो होता है ना, कभी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा? कभी चांस नहीं। या तो ऑड फंक्शन बनने को बन सकता है, बट ऑड या तो ऑड फंक्शन बनेगा या तो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, बट इवन कभी नहीं हो सकता है। ऑड फंक्शन बनेगा भी, नहीं भी बन सकता, उसका कोई गारंटी नहीं। जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट अगर एक्स क्यूब को देखो तो एक्स क्यूब तो हो रहा था, तो कोई कोई होगा कोई कोई नहीं होगा, बट इवन फंक्शन कभी नहीं हो सकता है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? पक्का? चलो सिमिलरली अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल का बात करूं तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल इवन फंक्शन तो हो सकता है, बट ऑड फंक्शन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सेम जगह से शुरू होकर सेम जगह पे खत्म होता है। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन होने के लिए तो ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होना पड़ेगा। क्यों? इसका मतलब क्या? अगर इंफिनिटी से शुरू हुआ तो माइनस इंफिनिटी में खत्म होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं।
इसीलिए ऑड डिग्री पॉलिनोमियल कभी इवन नहीं हो सकता है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल कभी ऑड फंक्शन नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें मैं क्या पढ़ा हूं आप खुद से ही निकाल के रख सकते हो अपनी कॉपी में। समझ में आ रहा है ना? ये तो मैं आपका दिमाग को ट्रेन कर रहा हूँ, सोचना सिखा रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ, आप तैयार करके रखो। ठीक है, अगर कॉपी में नोट करके रखते हो सारी चीज बहुत अच्छी बात है। जितने भी चीज आ रहा है मेरे दिमाग में सारी चीज बात करके दे रहा हूं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते चलो। नंबर 3 क्या है? fx इज इक्वल टू क्या है? 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। ठीक है, तो अगर मैं f ऑफ माइनस x का बात करूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। सही है भाई? और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो ये होगा 1 प्लस 1 बाई e टू द पावर x होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 बाई e टू द पावर x। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x और इधर हो जाएगा e टू द पावर 2x। तो ये अल्टीमेटली सॉल्व होकर के कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे आ रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही चीज तो fx के इक्वल है। तो अल्टीमेटली ये किसके इक्वल आ गया? fx के इक्वल आ गया, मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। तो f ऑफ माइनस x अगर fx के इक्वल आ गया तो इवन हो गया, अगर नहीं आया तो ऑड हो गया। समझ में आ रहा है ना? हो गया ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, प्रॉपर्ली नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, फोर्थ वाला बोल के देते हैं fx इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इसको चेक करो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, f ऑफ माइनस x जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस x और इधर माइनस x का होल स्क्वायर तो वही होता है। ठीक है, तो बच्चे जो है ना, बहुत बच्चों को मैंने देखा कि यहाँ पे आकर के वो फंस जाते हैं। बट थोड़ा सा अगर प्रॉपर्ली आगे सोचोगे, इसको अगर थोड़ा सा रैशनलाइज करने का पेशेंस आपके अंदर होगा तो इस क्वेश्चन का अंतिम आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। यहां तक बच्चे चेक करके बोल देते हैं ना, यहां तक बहुत बच्चों का आदत होता है कि यहां तक चेक करके देखेंगे कि ये fx के इक्वल नहीं आ रहा, ये तो माइनस आ गया, तो बोल देंगे नाइदर ऑड नॉट इवन। बट हकीकत में ये ऑड फंक्शन है। थोड़ा सा आगे सॉल्व करो, आपको पता चलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से उल्लू की तरह काम नहीं करना है। जितना देर तक सॉल्व कर सकते उतना देर तक सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होकर के ये 1 आ जाएगा और ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x हो गया। ठीक है, तो ये log m by n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log m माइनस log n लिख सकता हूं। That is log of 1 minus log of under root x square plus 1 plus x हो गया। तो ये 0 माइनस दिस क्या हो गया? माइनस log under root x square plus 1 plus x हो गया। ठीक है, तो ये चीज किसकी इक्वल है? फंक्शन के इक्वल ही तो है ना। तो ये हो गया आपका माइनस ऑफ f of x। तो f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपका फंक्शन जो है वो क्या फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। डायरेक्टली आप कमेंट कर दोगे therefore fx is an odd function। क्लियर है? समझ में आया ना? पक्का? और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही तगड़ा और अच्छा क्वेश्चन है बॉक्स के ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करो, फिर मैं आपके साथ जूम में ये डिस्कस करके दूंगा। जूम का जो सेशन होगा उस सेशन में मैं आपके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करके दूंगा ये क्वेश्चन। बट उससे पहले आप प्रॉपर्ली इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, इसको आप एक बार ट्राई कर लेना। मैं ये क्वेश्चन होमवर्क में रख रहा हूं, आप प्रॉपर्ली इसको कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये चॉकलेट वाला सवाल है। ठीक है, ठीक है, जो करेगा सबसे पहले उसके लिए चॉकलेट होगा। ठीक है, सही जो करेगा बताना इवन है या ऑड है या नाइदर इवन नॉट ऑड है। ठीक है, प्रॉपर्ली चेक करके बताना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारा इवन ऑड फंक्शन का पूरा टॉपिक तो खत्म हो गया। शीट में आपको और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएगा उसके ऊपर बेस करके। बट अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आइडेंटिकल फंक्शन और लास्ट टॉपिक है फंक्शन पार्ट 1 का, वो मैं पढ़ा देता हूं। उसके बाद जो भी हमारा डाउट होगा, अगर बीच में वीडियो के बीच में कोई डाउट होता है फोन करके पूछ लो। शीट का डाउट जो है उसका तो अलग से सॉल्यूशन मिलेगा, टेंशन मत करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला पार्ट आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है ना, आइडेंटिकल या फिर इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस, कब दो फंक्शन इक्वल होगा या फिर आइडेंटिकल होगा, उस चीज पे बातचीत करना है। तो चलिए प्रॉपर्ली देखते हैं ध्यान से। fx and gx are said to be identical if domain of functions are equal, codomain of both the functions are equal, and fx is equal to gx for all x belongs to domain, and hence range of fx and gx will be equal, and also graph of both the functions are same। बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, मास्टर इट बहुत, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखा देते हैं कि डोमेन इक्वल, कोडोमेन इक्वल, रेंज इक्वल, तो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हो गया। अरे भाई नहीं, सिर्फ डोमेन, कोडोमेन, रेंज इक्वल होने से नहीं होगा, उनका ग्राफ्स भी इक्वल होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ डोमेन, कोडोमेन, रेंज इक्वल होने से हो जाएगा क्या अगर ग्राफ इक्वल नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसीलिए लिखा गया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन fx इज इक्वल टू gx। सिर्फ रेंज इक्वल लिखने से नहीं होगा, x का हर एक वैल्यू पे रेंज
वैल्यू आउटपुट सेम आना पड़ेगा दोनों का। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक डोमेन है मेरे पास 2 से 5 तक, ठीक है। 2 पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 1 और 5 के फंक्शन का वैल्यू आ रहा है मान लो 3, ठीक है। दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द रेंज, और कोडोमेन दोनों का सेम है मान लो, दोनों का कोडोमेन है रियल नंबर, दोनों का कोडोमेन f और g दोनों का कोडोमेन, डोमेन दोनों का क्या है 2 से 5 है, कोडोमेन भी डोमेन भी g का 2 से 5 है और कोडोमेन दोनों का रियल नंबर है। तो इसका जो रेंज आ रहा है वो 1 से 3 और इसका भी रेंज आ रहा है 1 से 3। बट अगर फंक्शन का नेचर इस प्रकार से हो गया कि ये फंक्शन यहां से यहां तक ऐसे हो रहा है, ठीक है, और ये फंक्शन 2 पे तो 3 दे रहा है बट 1 पे 5 पे 1 दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस f फंक्शन का भी तो डोमेन 2 से 5 है और रेंज 1 से 3 है। g फंक्शन जो है, जो ये फंक्शन है, ये वाला मान लो आपका fx है और ये वाला मान लो आपका gx है। fx का भी डोमेन 2 से 5 है, gx का भी डोमेन 2 से 5 है, fx का भी रेंज 1 से 3 है और gx का भी रेंज 1 से 3 है। बट क्या दोनों फंक्शन आपको इक्वल लग रहा है? नहीं लग रहा है, बिकॉज हर एक इनपुट में, हर एक डोमेन का वैल्यू पे आउटपुट दोनों का सेम नहीं है, आउटपुट दोनों का अलग अलग है। भले उस रेंज वाले इंटरवल के अंदर होगा बट है तो अलग अलग ना। इसीलिए ये कंडीशन लिखना, ये थर्ड वाला कंडीशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि fx और gx दोनों इक्वल होना पड़ेगा हर एक वैल्यू पे, डोमेन का हर एक वैल्यू पे fx और gx को इक्वल होना पड़ेगा। और अगर डोमेन का हर एक वैल्यू पे fx और gx इक्वल हो जाता है मतलब उनका ग्राफ भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है ना। आप ये लास्ट लाइन लिखो ना लिखो बट ये बहुत काम का चीज है भाई। सिर्फ रेंज इक्वल लिखने से नहीं चलेगा, जो बहुत बुक्स में गलत लिखा होता है, बहुत मास्टर भी गलत पढ़ाते, मेजोरिटी। मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं, मेरे को कोई डर नहीं है उसमें बोलने में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने खुद देखा है भाई, ठीक है, मेरे सामने में ये चीज चला है, ठीक है ना। बच्चे ने आंसर लिख के दे दिया आपके स्कूल में, कॉलेजेस में कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन, मैंने खुद पेपर देखा है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे पूरा पूरा नंबर दे करके देते, ठीक है, कि रेंज लिखने से, अरे भाई सिर्फ रेंज इक्वल होने से नहीं चलेगा, तरीके से चीजों को सीखो कि सिर्फ रेंज इक्वल होने से नहीं होगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया, रेंज तो दोनों फंक्शन का 1 से 3 है, क्या फंक्शन दोनों सेम है? नहीं, आइडेंटिकल नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हर एक इनपुट में फंक्शन का आउटपुट सेम होना पड़ेगा, दोनों फंक्शन का आउटपुट सेम होना पड़ेगा। दैट इज fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, समझ में आ रहा है ना। तब जाकर के दोनों फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है, पक्का। अभी चलो चेक कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो सिंपल सा चीज है, दोनों फंक्शन का डोमेन रेंज निकाल दो, क्योंकि कोडोमेन तो आपको मान के चलना है। यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शन दिया चेक करने के लिए, कोडोमेन तो मान के चलना है, दोनों का सेम है, क्योंकि कोडोमेन आपको तो निकाल नहीं सकते हो, आपको तो एग्जामिनर देके देगा, बट देके नहीं दिया तो मान लो कोडोमेन इक्वल है। बट आप प्रॉपर्ली अभी क्या चेक करोगे, डोमेन रेंज चेक करोगे। अगर डोमेन रेंज दोनों का बराबर है ना, और ग्राफ आइडेंटिकल है, तब बोलोगे कि फंक्शन आइडेंटिकल है, समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज नहीं बोल सकते, सिर्फ डोमेन रेंज होने से भी नहीं होगा, ग्राफ भी इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हर एक इनपुट में आउटपुट सेम होना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या है भाई, इसका डोमेन है रियल नंबर, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, अंडर रूट हमेशा डिफाइंड होगा। और इसका डोमेन भी क्या है, इसका डोमेन भी है रियल नंबर, ठीक है। तो डोमेन तो दोनों का सेम हो गया, है ना। अच्छा, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि ये क्या है, ये आपका स्क्वायर रूट वैल्यू है, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर से, दैट इज स्क्वायर रूट वैल्यू। स्क्वायर रूट वैल्यू इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, आप जानते हो। बट x है, ये तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज तो रियल नंबर है। तो क्या रेंज उन दोनों का इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो क्या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इक्वल? नहीं। बट बचपन में तो आप करके आते थे ना 9th 10th में कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स है, हम लोग तो कभी नहीं कराते, बट आप लोग जहां पे पढ़ के आए हो करके आए हो, गारंटीड मैं बोल सकता हूं आपको, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप एक्स लिख के काम चलाए होंगे, ठीक है ना। कभी भी आप इसको मॉड एक्स वगैरह नहीं लिखे होंगे, सही है। हकीकत में ये क्या होना चाहिए, मॉड एक्स होना चाहिए। बट अब देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों चीज इक्वल नहीं है, मतलब दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते। एक और झटका देता हूं 440 बोर्ड का, देखिएगा प्रॉपर्ली। सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स और उधर 1। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये तो इक्वल होगा ही ना। यहाँ पे आपको कौन दिक्कत दे रहा है, ये तो इक्वल होगा, सबको पता ही, तो ट्रिग्नोमेट्री में रट रट के आए हैं भाई। ये चीज इक्वल नहीं होता है हर जगह पे। x का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर, सेक्स स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 90 अगर पूछता हूं तो बोलेगा 1 है, बट क्या हकीकत में 1 है? नहीं भाई, क्योंकि सेक्स स्क्वायर 90 एंड टेन स्क्वायर 90 आर नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इनके डोमेन में नहीं है। इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2,
जबकि 1 का डोमेन तो पूरा पूरा रियल है, क्योंकि 1 का ग्राफ तो हर जगह पे प्रेजेंट है, कहीं पे भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डोमेन तो रियल नंबर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का डोमेन में चेंजेस होने की वजह से ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है। ये दोनों फंक्शन कहां पे इक्वल है? जहां पे 2n + y π/2 का कोई पहचान नहीं है, उस जगह पे ये दोनों इक्वल है। बट ओवरऑल रियल नंबर में कभी भी इन दोनों को मैं इक्वल नहीं लिख सकता हूं। ये जो आप पढ़ते हो गलत पढ़ते हो, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो बोलते हैं इसको, बट उन वैल्यूज के लिए बोलते हैं जहां पे ये डिफाइंड हो रहा है, ठीक है? ठीक है ना? चलो एक और चीज है ना, इसका डोमेन बता भाई। इसका डोमेन आप बोलोगे सर रियल माइनस 0, क्यों 0 को हटाए? क्योंकि डिनोमिनेटर की वजह से। और इसका डोमेन क्या बोलोगे? रियल बोलोगे। क्या दोनों के इक्वल है? नहीं है। तो ये क्या ये इक्वल होगा? नहीं होगा। बट इतना दिन से तो आप वही करके आए ना, इसको लिखते नहीं थे क्या? लिखते थे ना इसको काट के ऐसे x, क्या ये सही लिखते थे? नहीं, गलत लिखते थे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो cos x का डोमेन क्या होता है? रियल, ठीक है ना? और यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है, अंडर रूट है, तो 1 + tan स्क्वायर, स्क्वायर क्वांटिटी प्लस 1, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डोमेन का तो टेंशन नहीं है, इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। बट tan अनडिफाइंड हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, बट tan यहां पे डिफाइंड होगा, ठीक है? x का वैल्यू π/2, 3π/2, ये सब वैल्यूज पे tan अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा r - 2n + 1 π/2, जहां पे n इंटीजर होगा, ठीक है? और इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। तो दोनों का डोमेन इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनइक्वल होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, नॉन आइडेंटिकल फंक्शन होगा। ऊपर से इसका अगर आप रेंज देखोगे तो आप तो इसको √1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख करके 1/sec x लिख के काम चला देते थे। बट अब की बार sec x लिखने से काम नहीं चलेगा दोस्त, क्या लिखना पड़ेगा? mod sec x, और 1/mod sec x अगर घूम के जाएगा तो ये mod cos x बनेगा। तो इसका रेंज भी 0 से 1 आएगा, बट इधर ये cos x है, इसका रेंज -1 से 1 आएगा। तो इधर रेंज भी इक्वल नहीं हो रहा है, डोमेन भी इक्वल नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई टू आर दिस टू आर मतलब नॉन आइडेंटिकल फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो डोमेन ही एक्सप्लेन कर देता है नॉन आइडेंटिकल है। ऊपर से अगर आप रेंज चेक करोगे तो इस प्रकार की गलती दोस्त और मत करना, ठीक है ना? √(x² = x लिख देना, ये सब बहुत बार सिखा चुका हूं। अभी भी अगर ये सब गलती कर दोगे तो आपको और कोई भी सिखा नहीं पाएगा, ठीक है? आपको और कोई भी कभी भी सिखा नहीं पाएगा कुछ भी, ठीक है? तो इसी के साथ साथ हमारा ये लास्ट कंसेप्ट भी खत्म हुआ। शीट में और भी क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिएगा। फंक्शन पार्ट 1 इज ओवर। शीट डिस्कशन का एक और वीडियो आएगा, बट पढ़ाना हमारे लिए जो भी जितना सिलेबस में था फंक्शन पार्ट 1 में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है? A to Z तक सब कुछ हो गया। अभी आप प्रॉपर्ली रिवीजन करो, पढ़ो अच्छे से। कोई भी डाउट अगर होता है तो फोन करके पूछ लीजिएगा प्रॉपर्ली, और अगर कोई भी दिक्कत हो जाता है तो बता दीजिएगा, मैं वापस समझा दूंगा। क्लास में, जूम में बता दीजिएगा, फोन में बता दीजिएगा, कभी भी बता दूंगा, ठीक है? तो यहाँ तक आज के लिए समाप्त करते हैं, है ना? और पढ़ते रहिएगा प्रॉपर्ली। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ, उसको प्रॉपर्ली पढ़िएगा। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें देखेंगे और बहुत सारी कहानी, ठीक है? बट यही सबका बेस रहेगा ये चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा।